नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले जो वीडियो में हमने उदारवाद के बारे में पढ़ा था और उसके मूल लक्षण और विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी बाकी बची लक्षण और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बाद उदारवाद के बारे में फिर से इसका थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उदारवाद है, यह अंग्रेजी के शब्द लिबरलिज्म से बना है और लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लिबरलिस से बना है और लिबरलिस का तात्पर्य है स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित। इससे ये पता चलता है कि उदारवाद की जो अवधारणा है या संकल्पना है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता से बहुत अधिक निकट से जुड़ी हुई है। पिछली बार हमने इसके मूल लक्षण या विशेषताएं पढ़ी थी, उसके बारे में 6 इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके थे। जैसे ये विचारधारा है, ये सार्वजनिक कल्याण पे बल देती है, व्यक्ति को साध्य मानती है, राज्य को साधन मानती है, मानवीय विवेक में विश्वास रखती है, सीमित और संवैधानिक शासन की व्यवस्था पर बल देती है। और कर्मिक समाज में, ये राज्य समाज में कर्मिक परिवर्तन पर बल देती है। हम आप आगे की विशेषताओं के बारे में या इसके मूल लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जो 7वीं इसकी जो उदारवाद की विशेषता यह है कि ये आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन करती है। उदारवाद की विचारधारा ये मानती है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा से संपत्ति अर्जित करने का हक है, अधिकार है। व्यक्ति अपनी इच्छा से संपत्ति अर्जन कर सकता है, उसे इच्छा अनुसार खर्च कर सकता है। इस प्रकार से जो विचारधारा है, ये आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देती है और राज्य को केवल आवश्यक कर लगाने के लिए ही कहती है। इसकी जो नेक्स्ट विशेषता यह है कि ये रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि उदारवाद की जो विचारधारा है, ये मानवीय बुद्धि और विवेक पर आधारित है। इसी कारण से ये उन रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करती है जो समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं या समाज को पीछे की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि ये प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास करती है। उदारवाद के जो प्रमुख प्रतिपादक हैं जॉन लॉक, इन्होंने भी प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास किया है और इनके अनुसार 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति को मिलते हैं। जन्म से ही 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार मिलते हैं: जन्म का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट विशेषता है वह यह है कि ये राजनीतिक स्वतंत्रता का भी समर्थन करती है। इस विचारधारा का ये मानना है कि जो शासन की शक्ति है वह जनता में है। जनता चाहे तो शासन बना सकती है, वह चाहे तो शासन का विघटन कर सकती है। इस प्रकार से ये विचारधारा राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन करती है और शासन की शक्ति का निवास जनता में मानती है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है कि यह विचारधारा लोकतंत्र में विश्वास रखती है। ये सभी प्रकार की शासन प्रणालियों में लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानती है। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र में व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का जो अधिकार मिलता है वह अन्य प्रकार की शासन प्रणालियों में नहीं मिलता है। व्यक्ति अपनी व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है। इसी कारण से उदारवाद है, ये लोकतंत्र में विश्वास करता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है कि राज्य की कल्याणकारी स्वरूप का समर्थन करती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यह विचारधारा सार्वजनिक हित में राज्य के कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी का समर्थन करती है। अब विचारधारा ये मानती है कि अब राज्य की जो भूमिका है वह कल्याणकारी राज्य की है। इसका ये कार्य है कि वह राज्य के जो निर्धन व्यक्ति हैं या जो पिछड़े व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य करे, उनके लिए संवैधानिक कानून का भी निर्माण करे, उनके आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक कल्याण के लिए अधिक से अधिक योजना बनाने का कार्य राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है कि यह धर्मनिरपेक्ष राज्य पर बल देती है। ये विचारधारा ये मानती है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और सभी व्यक्तियों को अपना अधिकार है कि वे अपने अपने धर्म का पालन करें। इसकी जो लास्ट विशेषता है नेक्स्ट ये है कि अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का समर्थन करती है। ये चाहती है कि दुनिया के सभी देश आपस में मिलजुल कर रहें और जो दुनिया में पूरी शांति बनी रहे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमारा ये जो उदारवाद है, इसके हम जो मूल सिद्धांत या जो इसकी विशेषताएं थी उसके बारे में हमने पढ़ा। पिछले वीडियो में हमने 6 विशेषताएं पढ़ी थी
और उसके बाद जो बाकी विशेषताएं हैं वो इस वीडियो में हमने पढ़ी है। इनको एक बार दोबारा देख लेते हैं। यह है कि ये आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन करती है। ये चाहती है कि व्यक्ति उनको आर्थिक क्षेत्र में अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाए और राज्य उसमें कम से कम हस्तक्षेप करे। नेक्स्ट मैंने बताया कि ये रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करती है और क्योंकि ये मानवीय बुद्धि और विवेक पर आधारित है। तीसरा मैंने इसकी जो विशेषता बताई थी कि ये प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास करती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो इसके प्रमुख प्रतिपादक है जॉन लॉक, उन्होंने भी 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताए हैं। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट विशेषता है वह है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का भी समर्थन करती है। ये चाहती है कि व्यक्ति जो राज्य की शक्ति का जो वास है वो जनता में हो और जनता अपने हिसाब से ही शासन का चुनाव करे। उसके बाद जो इसकी मैंने नेक्स्ट विशेषता बताई थी कि ये लोकतंत्र में विश्वास करती है। इसका ये मानना है कि जो सबसे बढ़िया शासन प्रणाली है वह लोकतंत्र है, जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और अपनी इच्छा से सरकार चुन सकता है और वक्त आने पर वह सरकार बदल भी सकता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता मैंने बताई कि अब जो वर्तमान में जो आधुनिक उदारवाद है वह कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है और ये चाहता है कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र है विस्तृत हो और वह अधिक से अधिक जनता का कल्याण करे। उसके बाद जो विशेषता थी कि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य पर बल देती है और जो लास्ट विशेषता थी ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का समर्थन करती है। इस प्रकार से हमने उदारवाद की मूल लक्षण विशेषताएं पढ़ी। थैंक यू।